ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये लाइनें, इनकी गूंज आज की तारीख में नेपाल में सुनाई दे रही है। और दिलचस्प बात यह है कि जिस परिप्रेक्ष्य, जिस संदर्भ में ये लाइनें लिखी गई थी, दरअसल रामधारी सिंह दिनकर कह रहे थे कि राजशाही, राजतंत्र खत्म करेंगे और प्रजातंत्र, जनता सड़कों पर उतर आई है। अब सिंहासन नहीं, कुर्सी मिलेगी, जनता का राज होगा। लेकिन नेपाल में दरअसल जनतंत्र, लोकतंत्र को सत्ता से बेदखल कर दिया गया है और राजशाही की मांग की जा रही है। लेकिन यह नौबत क्यों आई? पहले इसकी तह में जाना जरूरी हो जाता है। वहां पर जो जेन जी है, यानी कि 15 से 30 साल की उम्र के युवा, 1995 से 2010 के बीच जो पैदा हुए, वो उतर आए सड़कों पर और जवाबदेही मांगने लगे सरकार से कि क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, समझते क्या है अपने आप को, आप क्या राजा हैं, महाराजा हैं। नेपो किड्स वहां पर ट्रेंड करने लगा। जो वहां पर नेता थे, मंत्री थे, उनके बच्चे आलीशान घरों में रह रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं विदेश में, और दाने दाने को मोहताज हो रहा है नेपाली युवा। आक्रोश सड़कों पर फूटा, और ऐसा फूटा कि तमाम सत्ता के जो प्रतीक होते हैं, राष्ट्रपति भवन हो, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का तो आता पता ही नहीं कहां डूब के बैठे हैं, ओली इस्तीफा दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट, नेपाली कांग्रेस का दफ्तर, तमाम अदालतें तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, धुआं ही धुआं है नेपाल में। सिर्फ काठमांडू नहीं, बाकी शहरों में भी। और नेताओं की जूतम पैजार की जा रही है, घूसे मारे जा रहे हैं, लात मारी जा रही है, जख्मी कर दिया जा रहा है। खबरें तो यहां तक आई कि एक पूर्व प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी की मौत भी हो गई, इतना पीटा गया। लेकिन हालत नासाज है, मौत नहीं हुई है, पर गुस्से का ऐसा आलम। और जिस खित्ते में हम रहते हैं, जिस बर्रे सगीर में हम रहते हैं, पहले श्रीलंका में हमने देखा, फिर बांग्लादेश में, और अब नेपाल। ये सरकारों का संकट काल है क्या? और क्या दुनिया भर में अब जवाबदेही भी तय की जा रही है सरकारों की? अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क क्या लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या सत्ता निरंकुश हो रही है? और यह सिर्फ नेपाल पर लागू नहीं होता है। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उन सवालों का रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात तो करने वाले हैं नेपाल की, लेकिन दरअसल नेपाल में जो हो रहा है, क्या वो संदेश है, संकेत भी है सभी सरकारों के लिए, दुनिया भर की सरकारों के लिए, कि सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती, जवाबदेही तय होती रहनी चाहिए, अमीर और गरीब के बीच में फर्क ना हो, और जनता की, खास युवा की आवाज को दरकिनार नहीं किया जा सकता। और नेपाल का हाल तो बिल्कुल बेहाल है। सत्ता के तमाम जो प्रतीक हैं वो तोड़फोड़ वहां की जा रही है, आगजनी के हवाले, आगजनी के भेंट कर दिया गया है। वो चाहे राष्ट्रपति भवन हो, जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, संसद हो नेपाल की, नेपाली कांग्रेस हो, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट हो, वहां की तमाम अदालतें हों, वहां के प्रधानमंत्री, बाकी मंत्रियों के घर हों, किसी को नहीं बख्शा जा रहा, किसी को भी नहीं, क्योंकि युवा वो सड़क पर उतर आया है। और इसके पीछे वजह क्या थी? सरकार ने जो सोशल मीडिया है उस पर बैन लगा दिया। ये बैन जो लगा, ये 4 सितंबर को लगा, आज से 5 दिन पहले की बात है।
26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई। अब इसका असर क्या होता है, इसकी थोड़ी वानगी आपको समझने की जरूरत है। जो ये जेन जी है, 15 से 30 साल की उम्र के बच्चे जो 1995 के बाद पैदा हुए, नेपाल में सोशल मीडिया यूजर्स, उसका इस्तेमाल करने वाले कितने हैं? एक्टिव यूजर हैं 1,43,00,000, 3 करोड़ से थोड़ा ऊपर है आबादी नेपाल की। फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं 1,35,00,000, मैसेंजर का इस्तेमाल करते हैं 1,08,00,000, इंस्टाग्राम यूज करते हैं 36 लाख, लिंक्डइन 15 लाख और एक्स यानी कि जो ट्विटर कहा जाता था पहले 4,66,000। कुल आबादी है 1,24,00,000 जेनजी की, उसमें 16 से 30 ही नहीं, मैं कह रहा हूं 40 तक का भी मैंने इस्तेमाल कर लिया। यही लोग सड़कों पर उतर आए। क्यों उतर आए? अरे भाई यूट्यूब बंद कर दिया, ये मैसेंजर बंद कर दिया, तो आपको क्या फर्क पड़ता है इस पे इतनी हाई तौबा क्यों? दरअसल सोशल मीडिया वहां पर बन गया जरिया सरकार को बेनकाब करने का, उसका पर्दाफाश करने का, सरकार की अय्याशी, जवाबदेही ना तय करना, उसकी ढिठाई, वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगी। उनकी जो आलीशान जिंदगी थी, उनके वो बंगले, उनकी महंगी गाड़ियां, लग्जरी सामान, कीमती कपड़े, बच्चे विदेश में गुलछर्रे उड़ाते हुए, सब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगा। सरकार को लगा पोल खोल हो रही है, अपना सरकारी मीडिया तो काबू में कर लिया, बाकी तो ये काबू में आ नहीं रहे, लोग उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, बैन लगा दिया। उसके बाद 3 लोग सामने आए, इस विद्रोह के 3 बड़े चेहरे बने। एक बालेन शाह, पूरा नाम बालेंद्र है, ये काठमांडू के मेयर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, रैपर भी हैं, रैप करते हैं, वो गाते हैं ना रैप, तुकबंदी वाला। कर्नाटक से, भारत के कर्नाटक में ही पढ़ाई की और सभी पार्टियों को हराकर मेयर बन गए। दूसरे हैं सुदन गुरुंग, ये हामी नेपाल के प्रमुख हैं, एक एनजीओ है। ये कोई शातिर नेता, राजनेता नहीं, ये क्या एक हवा का, ताजी हवा का झोंका के तौर पर आए हैं। और रवि लामिछाने, ये राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी इन्होंने बनाई 6 महीने पहले ही, 21 सांसद जीत गए, चुनाव से 6 महीने पहले पार्टी बनाई। अब मांग हो रही है कि बालेन शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि केपी शर्मा ओली का तो अता पता ही नहीं। और बाकियों की गत क्या हुई? पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वामपंथी हैं, सीपीएम के नेता हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाली कांग्रेस पार्टी जो समर्थन दे रही थी सरकार को, उसके सर्वे सर्वा शेर बहादुर देउबा ये प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके मारे घुसे, वो देखिए युवाओं ने, वो तो वहां पर सेना के लोग थे, वो किसी तरह से बचाकर निकले, उसमें भी लहूलुहान हो गए। और इनकी पत्नी आरजू राणा, जो विदेश मंत्री भी हैं मौजूदा सरकार में, उनको तो लतियाया भी गया। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए किसी महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है ताकि आपको अंदाजा लग सके नाराजगी, गुस्से का आलम क्या है नेपाल में। और वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को तो सरेराह बाजार में दौड़ाया गया, ये देखिए, और कैसे एक फ्लाइंग किक मारी गई, उसके बाद उठे भागे, उसके बाद भी भीड़ ने पीछा नहीं छोड़ा। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनल के घर को आग के हवाले कर दिया गया, और उनकी पत्नी राजलक्ष्मी, कई चैनल चला रहे हैं कि मौत हो गई है, हमारे पास जो जानकारी है वो बुरी तरह से जख्मी है। अब वहां पर क्या अंतरिम सरकार बनाई जाएगी? रामचंद्र पौडेल जो कि राष्ट्रपति हैं, वो अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पर ये
नौबत क्यों आई, अब उसकी एक और वानगी भी आपके सामने पेश करना जरूरी हो जाती है। नेपाल भ्रष्टाचार की रैंकिंग में 180 देशों में 107वें नंबर पर है। गरीबी 20%, जनसंख्या गरीब है। बेरोजगारी 21%, युवाओं के पास काम ही नहीं है। और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए नेपाल में जो हुआ कुछ दिनों पहले, जो बांग्लादेश में हुआ था, आज ओली की प्रतिमा तोड़ी गई। वो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज पर। बांग्लादेश में शेख हसीना को जब दौड़ाया गया और वो भारत दौड़ी दौड़ी आई, भागती हुई आई शरण लेने के लिए, तो शेख मुजीबुर रहमान, उनकी प्रतिमा के साथ क्या किया गया, वो तस्वीर भी आपके सामने पेश कर रहा हूं। और 2022 में श्रीलंका में भी जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल गोता खा गई, लोग हुए परेशान, तो जैसे राष्ट्रपति भवन में आगजनी की, वहां भी ऐसे ही राष्ट्रपति को दौड़ाया, राष्ट्रपति भवन को आग के हवाले कर दिया। ईंधन, भोजन, दवा सबकी कमी हो गई थी, कीमतें आसमान छूने लगी थी। तो क्या दर्शकों, हम एक ऐसे दौर से भी गुजर रहे हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खाका खींचा जाए, पिछले एक साल में 147 से ज्यादा देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। 147 देश, 200 के लगभग देश हैं। 33 देशों में सक्रिय विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर असमानता, गरीबी और अमीरी में बढ़ती खाई। बांटने के बजाय वो लगातार अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। भारत की भी कुछ कुछ ऐसी दशा है अमीरी गरीबी के पैमाने पर। वो तो सरसंघ चालक भी कह रहे थे, सरसंघ चालक की मौजूदगी में मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि 10% जनता के पास देश के कुल संसाधन और संपत्ति का 65% हिस्सा है। और भ्रष्टाचार, ये एक बड़ी समस्या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बन गई है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और यहां लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र कायम करने की बात हो रही है। और श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सरकारों का संकट काल, ये सभी सरकारों के लिए एक सबक भी है क्या, जो मांग कर रहे हैं। नेपाल में युवा कि संसद भंग करो, सभी सांसद इस्तीफा दें, अंतरिम सरकार का गठन हो, अंतरिम सरकार ही चुनाव करवाए, और अंतरिम प्रधानमंत्री बने बालेन शाह। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत, दिबांग किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, और नेपाल में जो सत्ताधारी दल था, विपक्ष में भी जो लोग हैं, उनसे इनके बहुत मधुर संबंध हैं। वहां पर राजनीतिक साठ गांठ क्या होती है, क्या तीये पांचे हो रहे हैं, उस पर नजर रहती है केसी त्यागी साहब की। सुधींद्र भदौरिया पुराने नेपाल के जानकार हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आनंद स्वरूप वर्मा वरिष्ठ पत्रकार, नजर बनाए रखते हैं नेपाल के मामलों पर, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। मोहन प्रकाश, एक और ओल्ड नेपाल हैंड, अंदर खाने वहां राजनीति क्या कुछ हो रही है उस पर नजर रखते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो स्टूडियो में ही हमारे साथ जुड़ेंगे। मोहन प्रकाश और मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल। जहां अशांति फैलती है, वॉर जोन हो, और जिस तरह का गुस्सा नेपाल की सड़कों पर फूटा है, तो उसको जगविंदर पटियाल से बेहतर ग्राउंड रिपोर्टिंग कौन कर सकता है। और जगविंदर, आपने बहुत अशांत क्षेत्रों में रिपोर्टिंग की है सालों में, पर ऐसा गुस्सा जो सड़कों पर आज फूटा, वो देखा कभी कि युवा इतना गुस्सा भी सकता है? सारे प्रतीक जला डाले, लात घूसे गरियाए जा रहे हैं, पिटे जा रहे हैं बड़े बड़े मंत्री।
आपने संदीप सिर्फ टीवी पर देखा, लेकिन आज जितने गुस्से में यहाँ लोग थे, ऐसे लग रहा था कि अगर कोई चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, अगर इनके हाथ पड़ जाए तो ये उसकी क्या हालत कर देंगे। और इन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे ये लग रहा था कि ये गुस्सा 1, 2, 6 या साल या महीने का नहीं है, ये लंबे समय से चला आ रहा है। इन लोगों का गुस्सा क्या था? इनको लगता है कि इनके धंधे बढ़ रहे हैं, पॉलिटिशियनों की अमीरी बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ का रोज जो नौजवान है वो 10,000 लोग यहाँ से पलायन कर रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, चीज़ें खरीदी नहीं जाती और इनकम का कोई साधन नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि तमाम 5 स्टार होटल जो है यहाँ के पॉलिटिशियंस के बन जाते हैं। तो इस गुस्से को आज जनता ने निकाला, लेकिन उस गुस्से में उन्होंने इतना कुछ जला दिया है, मुझे लग रहा है कि फिर से नेपाल को पैरों पर आने में 10-20 साल लग जाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरा, ज़्यादा टारगेट किनको किया गया? जो सत्ता के भागीदार रहे हैं। यहाँ जो लोग आज विद्रोह कर रहे थे, जो सरकार के खिलाफ थे, वो ये कह रहे थे कि भैया 20-25% वोट लेके चाहे किसी को भी वोट दो, किसी का भी संसद में आदमी पहुंचे, लेकिन केपी शर्मा ओली जो हैं वो किसी भी तरह से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जनता के वोट का मतलब क्या है? इनकी सांठगांठ के चक्कर में इन नेताओं के आपसी इतने ज़्यादा रिश्तेदारियां हो गई हैं कि वो तमाम चीज़ें चाह के भी जो हैं वो इनको हटा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में युवाओं ने ये मोर्चा संभाला था। जाहिर सी बात है कि इस गुस्से की वजह कोई 1, 2 या 3 दिन नहीं है, एक लंबा अरसा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो जनता ने किया है, आप बांग्लादेश का पहले जिक्र कर रहे थे, श्रीलंका का जिक्र कर रहे थे, ये जिस तरह का प्रेसिडेंट सेट हो रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। मुझे ये लगता है कि जनता की तरफ जो भी नेता ध्यान नहीं देते और उन्हें लगता है कि सत्ता के नशे में आप अपने तरीके से काम करते रहिए, इनको दबा लेंगे, कुचल लेंगे। मुझे लगता है कि नेपाल ने एक ऐसी नज़ीर पेश कर दी है जहां पर लोग गरीबी से परेशान हैं, लेकिन जब उन्होंने सरकार का तख्ता पलट करना था तो वो सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में आ गए, मुझे लगता है कि नेताओं को छुपने की जगह कम पड़ने लगी थी। तो मतलब लोकतंत्र का माहौल नाकाबिले बर्दाश्त है, जनता ने ये साफ कह दिया। और इसमें जो चतुराई, बल्कि मैं कहूँ चालाकी, जगविंदर, 4 सितंबर को सरकार ने करने की कोशिश की कि भाई सोशल मीडिया, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने बैन लगा दिया, क्योंकि उसी में ये सारी नेपो किड से लेकर सारी तमाम चीज़ें वायरल हो रही थी कि भाई ये नेताओं के बच्चे विदेश में क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कितने आलीशान मकानों में रहते हैं, कैसी कैसी महंगी गाड़ियां चला रहे हैं। वो बातें घर घर तक पहुंच रही थी। उन्हें रोकने की ये कोशिश ने दरअसल आग में ऐसा घी डाला, फिर वो बेकाबू हो गई। देखिए संदीप, इन्होंने भी, लोगों ने पूरी एक्सरसाइज करके रखी थी। इनको हर नेता की कहाँ प्रॉपर्टी है, कहाँ होटल है, कहाँ स्कूल है, कहाँ उसने जो है वो ऑटोमोबाइल की एजेंसी ले रखी है और उसके कहाँ कहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने इस करके चुन चुन कर उन चीज़ों को आग लगाई। मैं खुद हिल्टन होटल में रुका हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला हूँ सुबह ब्रेकफास्ट करके 7 बजे, तो मैं सीधा पार्लियामेंट गया। लेकिन जब मैं वापस शाम होते होते होटल पहुँचा हूँ तो वो सारा होटल जो है, सारी की 14 मंजिलें जल रही थी। मेरा भी सारा सामान जल गया, हम लोग भी वहीं पे थे। हम लोग जो कपड़े डालकर आपके सामने हैं, हम इन्हीं कपड़ों में हैं अब, क्योंकि वो होटल पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर के बेटे के नाम पर था। तो उनके जितने स्कूल थे उसको भी टारगेट किया गया। इसी तरह से चुन चुन कर लोगों ने इनकी जो सारी अपनी कमाई बनाई हुई थी, जो इन्होंने यहाँ पर अपनी सत्ता में रहते हुए अपनी आलीशान बिल्डिंगें खड़ी की थी, जिनसे करोड़ों रुपए का किराया आ रहा था और जनता 2 वक्त के लिए मोहताज हो रही थी, उन सब बिल्डिंगों को इन्होंने निशाना बनाया। हिल्टन होटल धू-धू कर जला, आज नीचे से ऊपर तक आग की लपटें निकल रही थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने भी चुन चुन के बदला लिया आज पब्लिक ने। मतलब जिस डीएसपी ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जगविंदर, 2 दर्जन से ज्यादा जो युवा मारे गए, 200 से ज्यादा जख्मी भी हैं, उसको पीट पीट कर मार डाला। तो क्या सत्ता का खौफ बिल्कुल ही खत्म हो गया? जैसे सत्ता निरंकुश हुई थी, आज युवा निरंकुश होते दिखे। और क्या आपको लगता है अब शाम होते होते अंतरिम सरकार और अंतरिम व्यवस्था बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या वो कामयाब होगी? बालेन शाह कह रहे हैं युवाओं से कि बस थोड़ा संयम बरतो। संयम बरतने के लिए तैयार हैं क्या युवा?
देखिए, युवा संयम बरतेंगे, लेकिन वो सुनते बालिन शाह की ही हैं, क्योंकि बालिन शाह जब जिस तरह से बिहेव करते हैं उनको लगता है कि बालिन शाह शायद उनके हक की बात करते हैं। काठमांडू के मेयर हैं अभी, और उनको लगता है कि शायद वो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते हैं। दूसरी बात, आज पुलिस और आर्मी की हालत ये थी कि लोग मेरी नजरों के सामने इतनी बुरी तरह से पथराव उन पर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक डंडा तक नहीं चलाया। केवल आंसू गैस छोड़ी गई पुलिस की तरफ से। आर्मी के साथ जो कुछ हुआ संसद भवन में प्रवेश करने के बाद, पब्लिक ने उनको दौड़ा दौड़ा कर उनकी गाड़ियों में बिठाया और इतनी हाथापाई उनसे की। बेशक उनको रोका जा रहा था, लेकिन बावजूद उसके उग्र भीड़, या मैं ये कहूंगा जो प्रदर्शन करने वाले थे, वो सब्र नहीं ले रहे थे, और उन्होंने पुलिस और सेना के साथ वही सब कुछ किया जो पिछले कई दिनों से उनके साथ हो रहा था। आनंद स्वरूप वर्मा साहब, पहले श्रीलंका 2022 में, पिछले साल बांग्लादेश और इस साल नेपाल, ये इस तरह से विद्रोह का बिगुल सड़कों पर फूंका जाना कैसे देखते हैं आप? ये क्या संकेत मिल रहे हैं? अभी आपके संवाददाता जगविंदर जी ने जो बताया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि ये कई दशकों से जो गुस्सा पनप रहा था नेपाल की जनता के अंदर, उसको उसके विस्फोट के लिए एक बहाना बन गया ये। जैसे संदीप जी, आप याद करिए कि 1980 में एक घटना हुई थी। भुट्टो को जब फांसी दी गई थी, जुल्फिकार अली भुट्टो को, तो उस फांसी के विरोध में नेपाल की जनता सड़क पर उतर आई। अब आप सोचिए कि कहाँ भुट्टो और कहाँ नेपाल, और कोई संबंध भी नहीं, कोई पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र भी नहीं था। उस फांसी के विरोध में जनता उतर आई और उसको राजा बीरेंद्र, उस समय राजा बीरेंद्र सत्ता में थे, राजा बीरेंद्र के अंदर जियाउल हक जैसा कोई तानाशाह दिखाई देने लगा। तो वह आंदोलन जो शुरू हुआ वो देशव्यापी आंदोलन, बहुत स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन की परिणति जो हुई, आंदोलन के 8वें 10वें दिन से एक 25 सूत्री मांग छात्रों ने तैयार की थी, जिसमें प्रमुख मांग ये थी कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, जनतंत्र चाहिए, बहुदलीय जनवादी व्यवस्था चाहिए। और राजा को झुकना पड़ा और फिर रेफरेंडम कराया। वो 1980 का रेफरेंडम बहुत मशहूर है, जनमत संग्रह। उस जनमत संग्रह में धांधली की वजह से भले ही राजा के पक्ष में वो चला गया, लेकिन वो जनमत संग्रह हुआ। तो नेपाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां स्वतः स्फूर्तता का एक नहीं, अगर हम 2018 2008 की बात करें आनंद जी, तो तब फिर से एक बार लोकतंत्र बहाल हुआ, एक बार 90 में हुआ था। पिछले 17 साल में 13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। तो क्या यहाँ पर इस विद्रोह के बाद कुछ शांति आएगी या अस्थिरता का आलम अभी बना रहने वाला है? नहीं, अभी तो अस्थिरता का आलम बना रहेगा, क्योंकि ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी कोई दिशा नहीं है। इसमें कल तक मैं समझता था कि यह स्वतः स्फूर्त है, दोपहर 2 बजे तक मैं समझ रहा था कि यह स्वतः स्फूर्त है। लेकिन जब ब्रेकिंग न्यूज आया कि आर्मी चीफ ने केपी ओली को कहा है इस्तीफा देने के लिए, तब मुझे लगा कि यह काफ़ी गंभीर मामला है। कोई आर्मी चीफ नेपाल में आज तक किसी निर्वाचित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की बात नहीं कर सकता। रुकमंगत कटवाल ने जरूर उनको कुछ आदेश दिए थे, प्रचंड को जो प्रधानमंत्री थे, जिस पर उन्होंने कटवाल को बर्खास्त कर दिया। तो यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि आर्मी चीफ का ओली से कहना कि आप इस्तीफा दे दीजिए, चाहे वो निर्देश हो या आदेश हो, जो भी हो। सरकारों के लिए ये सिर्फ नेपाल तक महदूद नहीं है आनंद जी, क्या सरकारों के लिए, मैंने इसलिए आंकड़ा दिया, एक साल में 147 से ज्यादा देशों में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। ये सरकारों के लिए खतरे की घंटी बजाई है नेपाल ने पूरी दुनिया भर में। निश्चित तौर पर ये आप देखिए, पैटर्न लगभग एक जैसा है। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, मोहम्मद यूनुस आज देश के वो हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जिस भी हैसियत में हैं। और इस वक्त आनंद जी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो है देश के नए
उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। उम्मीद यही थी, लेकिन देखिए राजनीति का खेल अजब और गजब होता है, उसके अंदर कुछ न कुछ तिये पांचे पेच हम खोजते रहते हैं। पर अब औपचारिक घोषणा भी हो गई है, सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति। दिबांग, एज एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा इसमें हैरानी परेशानी की बात 452 वोट मिले हैं उन्हें, 452 वोट मिले हैं। और इसमें नवीन पटनायक या बीआरएस का वोट ना देना वो दरअसल एनडीए के लिए सहायक ही साबित हुआ। हाँ, एनडीए के लिए सहायक साबित हुआ। इनको 300 वोट मिले, तो कोई एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। शुरू से ये लग रहा था कि इसमें कोई खास नहीं है, और शायद इसीलिए आप इस पर आज शो भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नेपाल की खबर कहीं ज़्यादा बड़ी खबर है। नहीं, पर ये भी अब खबर बड़ी हो गई है। जी। सीपी राधाकृष्णन 452, बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन के चेहरा थे, उनके पास 300 ही वोट। तो सेकंड प्रेफरेंशियल वोट, मोहन बाबू आप तो राजनीति के पुराने धुरंधर हैं, अब वो सेकंड प्रेफरेंस वोट वगैरह तो बेमानी हो गए हैं, ये तो नतीजा आ गया। नहीं, वो तो बहुमत, वैसे भी बहुमत उनका है, लेकिन अंतरात्मा की बात चल रही थी ना। हाँ, चला रहे थे आप लोग। नहीं, हम नहीं चला रहे थे, जो लोग हमेशा से चलाते आए हैं वो चला रहे थे। और जो देश की परिस्थिति है और जो उनका कमिटमेंट पूरे जीवन का रहा है, चाहे वो जेडीयू हो और चाहे वो टीडीपी हो, इनका जो अब तक का जो कमिटमेंट रहा है उसके विपरीत काम किया उन्होंने। तो मतलब आप ये कह रहे हैं पोल खोल भी हुई है इस चुनावी नतीजे में, बहुत से लोग जो विचारधारा की दुहाई देते थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, आप ये कह रहे हैं? वो तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उनके साथ जाके बैठ गए थे। पर यहां पर तो सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा था, बी सुदर्शन रेड्डी वो जाकर वोट मांग रहे हैं, लालू प्रसाद यादव से खुद सांसद नहीं, और वो तो जेल काट कर आए हुए हैं। वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और श्री लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे मिलना लाजमी है। केसी त्यागी साहब, सीपी राधाकृष्णन अब नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं, यही उम्मीद थी या कुछ थोड़ा सा मन में शंकाएं भी थी कि कुछ खेला ना हो जाए? नहीं, हमारे मित्र मोहन प्रकाश जी को ज़रूर कुछ इसमें संभावनाएं दिखी होंगी, लेकिन पहले दिन से तय था कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन जी, वो ही उपराष्ट्रपति बनेंगे। और वो बहुत, हमारा भी उनसे संपर्क है, सुधींद्र का भी संपर्क है। वो चौधरी चरण सिंह की किसान रैली में भी आए थे 1978 में, जो उन्होंने खुद मुझे बताया था, और चंद्रशेखर जी की पदयात्रा में भी शामिल रहे हैं वो, ऐसा मुझको सुधींद्र ने बताया। और कई दल गैर हाजिर हुए हैं। मोहन जी, आप और हम तो जनता दल यू में बहुत दिनों से हैं, लेकिन जो नई जो उपस्थिति दर्ज हुई हैं वो बीआरएस की है और कई पार्टियों की है, तो इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं, ये भी इससे साबित होता है। ना बीआरएस या फिर ये बीजेडी, वो तो हमेशा फेंस पर बैठे रहते हैं, वो नट की तरह है, वो कुलाबादियां खाते रहते हैं और हमेशा आखिरकार आपके पक्ष में आ जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी भी दरअसल आपको फायदा पहुंचाती दिखी। या नहीं है, लेकिन हमारे साथ ईडी नहीं है, दिक्कत ये है। ये कह रहे हैं मोहन बाबू की हमारे साथ कौन है या नहीं है, केसी त्यागी साहब, वो ज्यादा जरूरी नहीं, पर दिक्कत यह है कि इनके साथ ईडी नहीं है। हाँ, इंदिरा जी के पास तो मीसा और डीआईआर थी, जिसमें मेयर ये दोनों जेल में गए थे। ये भी इमरजेंसी में जेल में गए थे। ये भी इंदिरा गांधी की जो राजनीति उसके शिकार हुए थे, और इनके सारे नेता भी शिकार हुए थे। आज ये दूसरी जगह हैं, तो ये ईडी के लिए कह सकते हैं। ईडी से भी खराब चीजें उस दौर में हुई थी, लेकिन कैसे इंदिरा गांधी की आवाज दिखा करके एक बड़े भाई, लेकिन चुनाव भी वो मेरी बात इंदिरा की बेटी नहीं कराया था, और फिर से लोकतंत्र का रास्ता उसी जवाहरलाल जी की बेटी ने ही किया था, जिसने जेल में भेजा था। और आप जिनको मानते थे डॉक्टर लोहिया को, उन्हीं के अनुयायी राजराणी जी ने उस साम्राज्य का अंत किया था, जो व्यक्ति का पर्याय हो गया था, जो देश का पर्याय हो गया था, जो संविधान का पर्याय हो गया था। उसको भी मारने वाला, समाप्त करने वाला
आप ही के बनारस के शहर का महान नेता राजनारायण था, वो ठीक है, जिसके हम और आप दोनों समर्थक हैं, और सुदीन भदौरिया भी। लेकिन सुनिए, काशी की में गंगा बहुत आगे पानी निकल चुका है। अब तो वो पुरानी इमरजेंसी जो 75 वाली थी, उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति इस समय देश पानी की तो है। बह चुका है, पर केसी त्यागी साहब आपके मित्र रहे हैं और मित्र आज भी हैं। इसीलिए जगदीप धनखड़, लिबर्टी एक मिनट लेना। सुनिए ना सर, जगदीप धनखड़ की भरपाई हो जाएगी। वो हटाए गए, क्यों हटाए गए आज तक सामने नहीं आ पाया, ना उनको कोई विदाई, औपचारिक विदाई समारोह तक किया गया। अब नए उपराष्ट्रपति तो बन गए, वो अध्याय क्या समाप्त हो गया? देखिए, 52 से लेकर के आज तक उपराष्ट्रपति जैसे गौरवशाली पद को लेकर के कभी भी विवाद नहीं हुआ। उस पर मैं टिप्पणी भी नहीं करूंगा, चूंकि मेयर मोहन जी एकांत में काफी टिप्पणी इस पर कर चुके हैं। मैं नहीं करूंगा इस पर। देखिए, मैं पत्रकार हूं, ये मैं क्या करूं, मेरे से रुका नहीं जाता। मुझे मालूम है आप असहज होंगे, पर मैं पूछूंगा जरूर ये सवाल। नहीं, इसका जवाब किसी आप और विद्वान व्यक्ति से लीजिए। मैं दिबांग भी बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं, वो इसका अच्छा बयान दे सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि धनखड़ जी को भी अति उत्साह ऐसे अवसर पर नहीं दिखाना चाहिए था, जबकि उनको एनडीए की सरकार ने इतने बड़े राजनीतिक पद पर पहुंचाया था। व्हाट वर मे हैव बीन द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन उनको जितना बड़ा पद और सम्मान दिया गया था, तो अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। वापस लौटते हैं मुख्य खबर पर। आपने बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया, अहंकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अहंकार दिखाओगे, जनता भी जवाब दे देगी, या जवाब मिल गया जगदीप धनखड़ को। पर नेपाल में और नेपाल की राजनीति से आप भली भांति वाकिफ हैं, वहां की सत्ता ने अहंकार दिखाया और जैन जी ने सबक सिखा दिया क्या, केसी त्यागी साहब? देखिए, मुझे आप 2 मिनट जो है नॉन स्टॉप बोलने का मौका दें, तो आपके सामने इतिहास बैठा हुआ है। आनंद स्वरूप वर्मा को देख करके मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। ये वहाँ के वामपंथी आंदोलन के इनसे बड़ा चश्मदीद गवाह कोई नहीं। सुधींद्र भदौरिया बैठे हुए हैं, इनके नेता चंद्रशेखर जी, जयप्रकाश जी, लोहिया जी। आज़ाद भारत में सबसे पहली गिरफ्तारी लोकतंत्र की बहाली के लिए डॉक्टर लोहिया ने 1948 में दी थी। मोहन प्रकाश जी हैं, जिनके वहाँ के अनेकों नेताओं से रिश्ते नाते थे। और मैं, सुधींद्र भदौरिया, शरद यादव आज नहीं है, और आनंद स्वरूप वर्मा, हम उस ऐतिहासिक क्षण के भी गवाह हैं जिस दिन प्रचंड का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, और हम चारों लोग उसमें आमंत्रित थे। उत्साह का, उमंग का वातावरण था। बाद के दिनों में मैं भी और मेरे मित्र आनंद में अहंकार आ गया था। मुद्दे पर आते हैं, केसी त्यागी साहब, निराश हुए थे। सत्ता में अहंकार आया और जैन जी ने सबक सिखाया। राजशाही नेपाली कांग्रेस, माओवादी नेताओं के चाल चलन में, क्रियाकलापों में, काम करने के तरीकों में कोई फर्क नहीं रह गया था। और 2008 में से लेकर के अब तक बेवजह, बगैर किसी आइडियोलॉजिकल रीजन के, ये 14-15 सरकारें बन चुकी हैं। वही 8-10 चेहरे हैं वहाँ पर, घुमा फिरा करके वही सत्ता में आ जाते हैं। और मुझको, आनंद को तो उनके करीबी जीवन में झांकने का और देखने का भी मौका मिला था, जो हमारे आदर्श थे। शरद यादव के घर पर जब मीटिंग हो रही थी, हमारे तीनों मित्र मौजूद थे, तो गुजराल ने कहा कि मैंने माओ को नहीं देखा, मैंने हो ची मिन्ह नहीं देखा, मैंने चे गुवेरा नहीं देखा, लेकिन आज प्रचंड को देख करके मुझको लग रहा है कि उसी की परंपरा का ये वीर नायक है। और उनके रहते रहते भी जिस तरह से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जातिवाद, जो अपने तरीके का श्रेष्ठता का जातिवाद, वहाँ पे भी ये मत समझिएगा कि जातिवाद नहीं है। 55% MP वहाँ पे इन्हीं श्रेष्ठ वर्गों के हैं, जिनके विरुद्ध देश में, हमारे भारत में भी कई बार युद्ध छिड़ता है। और हम पहले दिन निराश हो गए थे। शाम को जब मैं, शरद यादव और सुधींद्र भदौरिया कोइराला जी के घर पे गए, कोइराला जी को राष्ट्रपति नहीं बनाया। कोतवाल, जिसका जिक्र अभी मेरे मित्र आनंद स्वरूप वर्मा ने किया, क्या सेना अध्यक्ष को इस तरीके से हटाना चाहिए किसी प्रधानमंत्री को? उनको नहीं हटाया। तीसरा और बड़ा कारण, हालांकि उसको लेकर के मेरे आनंद स्वरूप वर्मा की अलग राय थी,
कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ बनता है उसका पहला दौरा हिंदुस्तान में होता है, लेकिन प्रचंड ने किन्हीं कारणों से अपना चीन जाने का तय किया और अपनी कब्र खोदने का इंतजाम भी साथ के साथ कर दिया। 2008 का दिन हमारे जैसे नौजवानों के लिए, हम थे उस समय नौजवान, लगता तो था वहां कि नया पर युग आया, नई सत्ता का क्रांति आई चरित्र है। कुछ ऐसा वर्ग बन संघर्ष गया के है। जरिए- ठीक है केसी त्यागी साहब, सुधींद्र भदौरिया, वहां सत्ता का चरित्र कुछ ऐसा कि चाहे वामपंथी हो, कांग्रेसी हो, दक्षिणपंथी हो, कोई भी हो, वो भ्रष्टाचार में लिप्त, अय्याशी में लिप्त सत्ता पाई गई। पर ये सिर्फ नेपाल तक ही सीमित है या ये दरअसल बाकी मुल्कों की सरकारों के लिए भी कुछ अक्स दिखाती दी है वहां की युवा पीढ़ी? देखिए, ये आप तो बहुत बड़ी व्यापक बहस कर रहे हैं नेपाल के संदर्भ और जिसका असर पूरे दुनिया के सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए भी है। जब भी व्यवस्था जन अभिमुखी नहीं रहती और वो दूर होती चली जाती है जनता से, तो इस प्रकार के ये जो आंदोलन उत्पन्न होते हैं वो हमेशा हमने देखा है और एक ज़माने से देख रहे हैं। चाहे वो फ्रांस की क्रांति रही हो सामंतवाद के खिलाफ, जिसमें गलोटीन कर दिए गए उस ज़माने के राजाओं को और तमाम सामंत शाहों को, या उसके बाद हमने फ्रांस में ही देखा जब सात्रे के ज़माने में विद्रोह हुआ तो वहाँ के नौजवान पूरी पेरिस यूनिवर्सिटी से लेके सभी लोग सड़क पर उतर आए। उसी प्रकार से हमारे देश के पड़ोस में एशिया के अंदर थाईलैंड से लेके भारत में सन 1974 में जयप्रकाश जी के नेतृत्व में आए थे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब आपको सरकार में भेजती है जनता चुन के, तो जनता के जो दर्द हैं, दुख हैं, उनको दूर करने के लिए भेजती है। और मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा, क्योंकि तमाम तरह की परंपराओं के लोग जो इधर से उधर तमाम नई परंपराओं में गए हैं, इसी संसद के अंदर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी भाषण दिया था। कहा था ये शर्म की बात है कि जवाहरलाल नेहरू पर तो 25,000 रुपये रोज़ खर्च होते हैं और इस देश के आम आदमी पर चाराना नहीं खर्च होता है। मैं ये भी कहूंगा तो ये नाराजगी विश्व व्यापक हो गई है। काशीराम ने कहा वर्ल्ड वाइड ये नाराजगी अब देखी जा रही है, आप ये कह रहे हैं? निश्चित मैं ये कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र में नोटों की बौछार होती है और वोटों का कोई आदर सम्मान नहीं होता है, तो लोकतंत्र इसी प्रकार से उसका हाशिया हो जाता है। एक दिलचस्प विरोधाभास भी है सुधींद्र जी, मैं अभी सोशल मीडिया में देख रहा था। नहीं, इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है क्या कि वो मैंने रामधारी सिंह दिनकर की वो फेमस मशहूर कविता की वो लाइन सवाल के तौर पर भी रखी है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करना था राजतंत्र को, लोकतंत्र के लिए। यहां लोकतंत्र से सिंहासन, क्योंकि वो तो राजतंत्र की तरह बन गए, राजशाही की वापसी के संकेत मिल रहे हैं क्या नेपाल में? नहीं, देखिए ऐसा है, ये देखिए एक चीज मैं आपको बतला दूं कि किसी भी लोकतंत्र के प्रेमी को, संविधान के प्रेमी को इस बात से चिंता होनी चाहिए कि हम फिर से सामंतशाही की ओर न लौट के जाएं। हाँ। हमको बढ़ना है आगे, चाहे कोई भी हो, हमको आगे बढ़ना है, लोकतंत्र को जन अभिमुखी बनाना है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने सामंतवाद की ओर अभिमुख हो जाएं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो गुस्सा है ये थोड़े दिन में ठहरेगा और वहां के लोग जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र के लिए वहां पर कई लाख लोग कुर्बान हुए हैं, ये नहीं है कि अभी पहली बार थोड़ा अभी इसमें वक्त लगेगा, लेकिन मोहन बाबू, एक जमाने से ठीक है सर मोहन बाबू, पर ये ऐसा तो है नहीं, स्वतः स्फूर्त लग रहा था, जैसा दिबांग ने भी आपके आने से पहले विश्लेषण किया, ये पुरानी नाराजगी थी और तैयारी भी पूरी थी। ये ऐसे नहीं स्पॉन्टेनियस कोई आंदोलन कल शुरू हुआ, इसकी तैयारी पहले से थी। देखिए, तो क्या ये एक बड़े बदलाव की वानगी हम देख रहे हैं नेपाल में? मैं 22 से और 25 अगस्त तक नेपाल में ही था और वो किसी और कारण से नहीं था। प्रदीप गिरी, जिनको सब लोग जानते हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी थी, उस पर बुलाया। उस पर मैंने ये कहा था कि सरकार की विफलताओं को, लोकतंत्र की विफलता लोग धीरे धीरे मानने लगे हैं, लोगों में निराशा थी। मैं जो चीज़ें आपके सामने नहीं आई हैं वो रखना चाहता हूँ।
नंबर एक क्या हुआ, और इससे हिंदुस्तान की सरकार को सबक लेना चाहिए कि उन्होंने ये जो सोशल मीडिया बैन किया, जानते हैं वो टैक्स देते हैं वो लोग, लेकिन चूंकि नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पर्दाफाश हो रहा था जैन उसके नहीं लोग रोज डाल रहे थे। अब हिंदुस्तान में भी शुरू हो गया है कि इनका लड़का ये कर रहा है, इनका लड़का ये कर रहा है, और उसमें कैप्शन होता था कि टैक्स हम दे रहे हैं, लूट ये रहे हैं। नंबर एक, जैसे यहाँ पर संस्कृत हिंदी का बड़ा ज्ञान बांटा जाता है, पर केंद्रीय मंत्रियों की मैंने पूरी लंबी नहीं वो अलग चीज, पढ़ाई अलग, सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। पढ़ाई अलग चीज है बंधु। यहाँ किस तरह की जीवन वो जी रहे हैं, कहाँ नाच रहे हैं, कितनी बड़ी इनकी बिल्डिंग है, अच्छा सारी चीजें डाल दी गई थी लगातार। और इसी बीच क्या हुआ कि इन्होंने बैन किया। हिंदुस्तान की सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, वो लोग टैक्स देते थे, लेकिन असली मसला ये था कि मिस्टर ओली चाहते थे कि उनके खिलाफ जितने कंटेंट हो वो उनको बताए जाएं। फेसबुक ने कहा कि हमारी ये नीति नहीं है। उसके बाद जब ये ज्यादा नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें आने लगा तो इन्होंने उसको बैन कर दिया। और बैन करने के बाद गुस्सा क्यों हुआ, एक मैं आपको बताऊं। एक तो लड़के लड़कियां आजकल 24 घंटे या कोई भी इंसान 2 घंटे आप अपने ड्राइवर से अगर आप मोबाइल ले लीजिए तो वो आपकी नौकरी छोड़ देगा। तो एक तो वो आदत एडिक्टेड थे। दूसरा जो बड़ा कारण था कि अधिकांश के माता पिता भाई चाचा विदेशों में चले गए हैं नेपाल के। तो ये जो लड़के लड़कियां हैं इनको इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई, डर गए। कहाँ अभी भी हिंदुस्तान से आप फोन करिए तो लैंडलाइन पर जो है ISD में 1000 रुपया लग रहा है। एक वो तत्कालिक कारण वो बना, और इसके पीछे कई लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं। मतलब बड़ा संदेश ये है सरकारों के लिए कि युवा की, आम आदमी की आवाज दबाने की कोशिश मत करो, आवाज दबाने की कोशिश मत करो। और मोदी जी में और ओली जी में कुछ समानताएं थी। हाँ ये तो आप खोजेंगे ही, है नहीं बोलेंगे। अच्छा, नहीं विपक्ष का काम अपनी जिम्मेदारी अपनी निभाने लगे। सरकार पूरी तौर पर सिविल सोसाइटी से कट चुकी थी। अब जैसे जो अभी मैं करेक्ट कर दूं कि ओली जो हैं वो सेना के कब्जे में है, यानी अपने रिक्वेस्ट करके अपनी सुरक्षा के लिए उनके पास हैं। हवाई अड्डा बंद कर दिया गया, सेना के विमान से ही, हेलीकॉप्टर से ही भागे हैं, जो अभी खबरें आई हैं। अब वो पुष्ट नहीं हो पाई हैं। हमारी जो अभी रास्ते में जो बात हुई है वो यही हुई है कि सेना के कब्जे में है, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए आए हैं। दूसरी बात क्या है कि जो वहाँ जो युवाओं का था या किसी भी वर्ग का, मैंने निराशा देखी थी वहां। और आइडियोलॉजिकल कोई बहस नहीं थी। यानी आपको ताज्जुब होगा कि कभी भी कोई पार्टी किसी के साथ सरकार बना रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तक नहीं बनता। टोटल मौका परस्ती हो रही थी और सब इसमें मिले हुए थे। अनुराग भदौरिया, क्या वहां पर अब आपने आंदोलन तो कर दिया, हालात बदलेंगे या हालात और बिगड़ेंगे? मैं एक छोटी सी बात कह दूं फिर आपका जवाब देता हूं। आदरणीय त्यागी जी ने देखो कितनी अच्छी बात कही। कह रहे हैं, उन्होंने सही बोला, 1975 से 77 की इमरजेंसी थी और आप लोग रोड पे लड़ रहे थे। आज अपनी बात कहने के लिए आपको कहना पड़ रहा है कि एकांत में हम बताएंगे, टीवी पे बोलने से डरते हैं। सोचिए आप, ये हालत आज इस देश के अंदर में है कि आप टीवी पे अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, एकांत में आपको बताने की जरूरत पड़ रही है। ये फर्क 1975-77 से के बीच और आज के बीच में है। दूसरी बात, जहाँ तक नेपाल की बात है, तो मुझे तो नेपाल के जो वहाँ लोकतंत्र था उसको देखना चाहिए था कि श्रीलंका में क्या हुआ था, उसको देखना चाहिए था कि बांग्लादेश में क्या हुआ। जब असमानताएं बढ़ेंगी, जब लोकतंत्र को आप इसकी जो चुने हुए नेता उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और वो जनता जिनको चुन के भेजती है उनके प्रति जवाबदेही नहीं होंगे, वो अपने बारे में सोचने लगेंगे और अपने लोगों के बारे में सोचने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति पैदा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कि लोकतंत्र को बचाए रखने की जरूरत होती है। मैं किसी हिंसा का सपोर्ट नहीं करता। हिंसा से जान माल का नुकसान होता है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होती है और समाज में सौहार्द का वातावरण बिगड़ता है, लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। मैं कभी इस हिंसा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसको दूसरे देशों को भी इसको देखना चाहिए कि हमारे देश के, हमारे अगल बगल के देशों में जिस तरह की हिंसाएं हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, इस पर भी पूरे गहरी पैनी नजर होनी चाहिए देशों को, और देशों को उससे सीख भी लेनी चाहिए।
कि अगर इस तरह की वहां पे दिक्कतें हो रही है तो कहीं हुआ ना, नहीं, जैसे आपने देखा अगर श्रीलंका से पुराना राग क्या आप अलाप रहे हैं? एक सेकंड अनुराग, पुराना राग अलाप रहे हैं क्या? 2022 में वो श्रीलंका में वो कीमतें बढ़ने लगी थी, बहुत कुछ दिक्कत हो गई ईंधन की, कोयले की। जी भारत भी श्रीलंका की राह पे तो नहीं चलेगा, अब नेपाल में हो गया, हम नेपाल की राह तो हम नहीं जा रहे। हर चीज को भारत के साथ जोड़ के क्यों देखने की जरूरत? नेपाल की समस्या अपने आप संभ लेंगे, श्रीलंका की थी उसने संभला नहीं। मैं भारत, देखिए बात ये नहीं कि मैं उसको भारत से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो देश होते हैं उनको दूसरी देश की समस्याओं से अपने सबक आप लेना को समझने चाहिए। की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मजबूत लोकतंत्र है, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान में मजबूत लोकतंत्र है, हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से हम यहाँ पे विरोध होता है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती, लेकिन सीखने की जरूरत तो है ना, हर देश को सीखने की जरूरत नहीं। है। असमानताएं तो पर भारत में बढ़ रही हैं, असमानताएं तो बढ़ रही हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, अभी बिहार चुनाव में भी बड़ा मुद्दा बनता दिख रहा है। इस चिंता का विषय तो इसलिए मैंने आपसे बोला ना, चिंता का विषय तो हर देश को होना चाहिए। जैसे जब सवाल विपक्ष उठाता है, जब से हम लोग सवाल यहाँ देश के अंदर उठाते हैं, तो सत्ता पक्ष को हमारी जो समस्या उठाते हैं उसको गंभीरता से लेना चाहिए। तो आम आदमी के सरोकारों को तो एड्रेस करना ही होगा। मैं आ रहा हूं मोहन बाबू, मेरे सहयोगी भी बैठे हैं सर। नीरज, एक वो पुरानी कहावत है, अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, आपदा में अवसर। नेपाल में आपदा है, एक परेशानी है, विद्रोह है भाई, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, 2 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए, ये कोई सामान्य घटना नहीं है और इस पे हम ताली नहीं बजाएंगे। पर भारत के लिए एक अवसर भी है क्या? कूटनीतिक दृष्टि से वो नेपाल जो सदा हमारे साथ था या हम पर निर्भर होता था, वो चला जाता दिख रहा था पिछले कुछ सालों में चीन के खेमे में। ये विद्रोह भारत के लिए अवसर है क्या? देखिए, बिल्कुल संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये फॉरेन इंटरफेरेंस, विदेशी हस्तक्षेप की बातचीत बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी कि जो केपी शर्मा ओली हैं, जब इनका पिछला टेन्योर था 2021 का, आप याद करिए, तब इनके बारे में वहाँ की जनता कहती थी, वहाँ के युवा कहते थे कि इनको कंट्रोल कौन करता है? काठमांडू में जो चीनी दूतावास में महिला डिप्लोमेट होती थी वो इनको कंट्रोल करती थी। इस तरह के आरोप इनके ऊपर लगते थे, इनको जाना पड़ा था। एक बार फिर से ये सत्ता में आ गए। अब इन्होंने क्या किया? अभी देखिए, आप प्रधानमंत्री हमारे जब गए, चीन गए थे, तो वहाँ पर एक समझौता हुआ था, लिपू लेक ट्रेड को लेकर हुआ था, जो कि विवादित इलाका माना जाता है भारत, चीन और नेपाल के बीच में। केपी शर्मा ओली जो कि एससीओ समिट में मिले प्रधानमंत्री से, लेकिन लौटते के साथ ही कहना शुरू कर दिया कि इस संधि को हम नहीं मानते हैं। जो चीन के साथ इनके अच्छे संबंध हैं वो, और भारत के साथ नेपाल के संबंध रहे हैं। इसमें जो युवाओं की कहने को जेनजी हैं, उनकी समझ देखिए, शेर बहादुर देउबा जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो जिनके समर्थन पर केपी शर्मा ओली की सरकार ये चल रही थी, उनको चिन्हित करके उनको निशाना बनाया गया, लात घूंसे चलाए गए। उनकी बीवी जो कि विदेश मंत्री थी, उनके साथ बदसलूकी, बदतमीजी की गई। यानी कि टारगेट चुने हुए थे पहले से ही कि नाराज किन किन लोगों से है। संदीप जी 5 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं शेर बहादुर देवबा, 5 बार। 3 बार तो तब रह चुके जब राजा वीरेंद्र राज करते थे, उस वक्त में जब लोकतंत्र की एक प्रक्रिया बनाई गई थी वहां पर, और 2 अब बार बन चुके हैं। ये कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ रहती थी, जो नेपाली कांग्रेस है और सीपीएन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है। युवाओं को इस बात से बहुत दिक्कत थी कि लौट फिर के, जैसा आपने भी बताया और हम लोग भी जानते हैं कि पिछले 17 सालों में 13 जो सरकारें बन चुकी हैं, और प्रधानमंत्री कौन बनता है? कभी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि शेव गुवेरा हैं, या बड़े बड़े उनका नाम दिए जाते थे, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, या फिर आपके ओली बन जाते हैं, देवबा बन जाते हैं, या कोइराला बन जाते हैं। ये घूम फिर कर आ रहे थे। आज जो युवाओं ने कल और आज जो टारगेट किया, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री, 4 पूर्व प्रधानमंत्री को टारगेट किया। मतलब नाराजगी बिल्कुल वो युवा बहुत दिनों से चल रही थी और चिन्हित भी कर लिए थे लोग। 30 सेकंड मोहन बाबू आपको जोड़ना चाह रहे थे, उसके बाद दिमाग कि मेरा जब 68 से लोकतांत्रिक जो लड़ाई थी उससे संबंध है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी जो जिनका लोकतंत्र की लड़ाई में, राजाओं के पुरानी लड़ाई में जो संघर्ष था, उसकी श्रद्धा किसी नेता के प्रति नहीं रह गई थी। और ये खाली सरकार के खिलाफ नहीं है, मीडिया हाउस भी हिंदुस्तान के सतर्क हो जाएं। वहां कांतीपुर की बिल्डिंग में आग लगाई हुई है, हम दिखा रहे हैं, लगाई गई। और ये खाली ये नहीं है, राष्ट्रपति का लड़का, आप हमें भी सचेत कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति जो मौजूदा हैं, उनके लड़के का लंदन में कुछ है, तो उनका निजी आवास भी जला दिया गया, सारे मंत्रियों। और यहाँ तक कि बुटवल पोल पट्टी खोली जा रही है और फिर निशाना बनाया जा रहा है। जिसके बारे में है ये भ्रष्ट है, उन सबकी जगह आग लगाई जा रही है। और आज भी हम ये मानते हैं कि अभी जैसे कि बालेन शाह है,
और वो क्या रवि लामी छेन जो कि स्वतंत्र पार्टी सिविल सोसाइटी करके थे, 20 MP जिसके हैं, उनको जेल तोड़ के निकाल लिया लोगों ने। अब लेकिन वहां पर एक कोई समूह नहीं है। भीड़ तंत्र से जब इस तरह के रिवोल्यूशन होते हैं तो उसकी तो अभी देखते हैं ये कोई किस अंजाम वैचारिक तक परिणति नहीं होती। मोहन बाबू, ये किस अंजाम तक पहुंचता है? कोई ताजा अपडेट और किस अंजाम तक पहुंचती दिख रही है मौजूदा सूरत हाल नेपाल की? दिबांग, देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि जो आर्मी चीफ हैं अशोक राज सिकदल, उन्होंने अभी तक अपना भाषण नहीं दिया है। वो राष्ट्र के नाम एक संबोधन करने वाले हैं। ये समझा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो क्या, जब तक व्यवस्था नहीं बनती है पूरी, क्या आर्मी उसको टेक ओवर करेगी, इस पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। आपको याद हो तो दोपहर में खबर चल गई थी सभी हिंदुस्तानी चैनलों में कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा कर दिया। हाँ, तो मैंने नहीं खुलासा किया कि नहीं, उन्होंने नहीं किया है। राष्ट्रपति हैं अभी भी, उनसे बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि मामला सुलझेगा या अभी अटका रहेगा? कि अभी इंटरिम पीरियड में आर्मी मेरे ख्याल से उसको लेगी अपने हाथ में और आगे चलेगी। देखिए, ये जो एक बात हो रही है संदीप, 15 सेकंड प्लीज। हाँ, 15 सेकंड में प्लीज। 15 सेकंड तो बहुत कम समय है, लेकिन बहुत कुछ है कहने को। ये है कि जिस तरह की बात सोशल मीडिया पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे युवा बार बार लिख रहे थे, और ऐसा नहीं है कि दूसरा पक्ष खामोश था। जिन पॉलिटिशियन, जो नेपो किड्स हैं, तो मतलब the writing was on the wall। पॉलिटिशियंस के बेटे कह रहे थे कि हमारे बाप ने कमाया, तुम्हारा बाप कमा नहीं सका, तो रोते क्यों हो? आप इस तरह की बात अगर करेंगे तो ये उसका अंजाम होगा। और देखिए, सारी पार्टियों के लोग हैं इसमें। तो यहाँ पर राइटिंग वाज ऑन द वॉल, पर सत्ता का चरित्र कई बार ऐसा हो जाता है। अहंकार, जो शब्द इस्तेमाल किया था केसी त्यागी ने, वो दम्भ गुरूर इतना था कि जनता कह रही थी हम नाराज हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहे थे कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं। तो देखिए क्या हाल हुआ नेपाल का। और बाकी सरकारों के लिए भी कोई संकेत और संदेश हैं क्या इस बारे में? और मीडिया के लिए भी आप इसे जोड़ रहे हैं, और मीडिया के लिए भी संकेत हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।